अध्याय 3 क्लास 8 हिस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, आप देख सकते हैं इस चित्र में किस तरह से वह बिहार और उड़ीसा की दीवानी को ग्रहण कर रहे हैं एक पत्र के थ्रू। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाना और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिसके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म भी नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसा होगा? इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापार ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकनी रहती थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों को कुल मूल्य दुगनी हो चुका था। 1765 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इस चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। चित्र 2 में देखिए, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। आप देख सकते हैं इस चित्र में। 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया गया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। चित्र 3 में आप देखिए, चार्ल्स कॉर्नवालिस। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय जो है कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। खेती में सुधार की जरूरत कैसे आई? अगर अर्थव्यवस्था में संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में
अस्वस्थ रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय की गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदा में रहेंगे। समस्या। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था, उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ती और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी का निवेश खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल नहीं कर सकते थे, उन्हें जमीन में कोई सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन के बदले बेदखल कर दिया जाता था। एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण समाज संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह में रीति रिवाजों का दर्जा दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को छोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। मुनरो
व्यवस्था क्या है? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई अपनाने का प्रयास किया गया, यानी कि नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रिड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया गया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रिड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से भी बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों को सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकती है, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती थी। यह 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे हैं। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीका अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े में छपे छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश से बुनकरों द्वारा बनाए गए कमलकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूले वाले छपे हुए हैं। दोनों छपों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधा से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किए गए नीला रंग भारत के उगने वाली नील के पौधे से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंची थी। उनकी कीमत भी बहुत ऊंचाई पर रहती थी, इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे का निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली,
दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादक ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो ने फ्रांसीसी ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील की बागवान सामने आए गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उनके पास कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहां से मिलता था? भारत ने ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने की रास्ते ढूंढने लगे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफा की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागवान लगा दिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। चित्र 7 में आप कुछ देखिए। यहाँ दिया गया है सेंट डोमिंगो ने गुलामों की बगावत और अगस्त 1791 जनवरी और स्कूल दोलहशकी का चित्र है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं ये किस तरह का चित्र है। यहाँ क्या बगावत चल रही है आप देख सकते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियन द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इस बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपनी धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपनी उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इस घटनाओं की वजह से कैरिबियाना द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। नील की खेती कैसे होती थी, आइए इसे जानते हैं। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों में जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े
भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द भट्टे पर जमीन लगाने का प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होता था। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की जरूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों की व्यवस्था कर रहे थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकते रहे। इस व्यवस्था के तहत नील के पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वहीं चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। आइए देखते हैं कुछ चित्र को। ये चित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चित्र 8 में आप देखिए 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए, ये नील की खेती कर रहे हैं उस समय, यानी कि 19वीं सदी में बंगाल में ये मजदूर कर रहे हैं। और यहाँ पे हैं चित्र 9 में, यहाँ पे कुछ और भी है। बंगाल में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। चलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। चित्र 9 खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर आप देख सकते हैं। खेतों से लाए जा रहे नील के पौधे का ये गट्ठर है। ठीक है, आगे देखते हैं नील का उत्पादन कैसे होता था। आइए इनको हम जानते हैं। तो यहाँ कहा गया है चित्र 10 में, नील के खेतों के पास स्थिर नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र 1863 में ये बनाया गया है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वेटस में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टिफर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले से हौद के ठीक नीचे होते थे। दूसरे हौद यानी कि बिटर वॉट में इसे घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीले हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर
अलग कर दिया जाता था और नीचे जमीन नील की गाद यानी कि नील की लुदकी को ठुहरे कुंड यानी कि निथारण कुंड से डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। चित्र 13 बिक्री के लिए नील तैयार है। आप यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई और नील की लुदकी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं ये, और ये मुहर लगा रहे हैं और ये उन्हें काट रहे हैं कई खंडों में। तो आपको यहाँ तक देखने के लिए मिला। अब आप यहाँ देखिए चित्र 11 में नील के पौधों को हौद तक औरतें ढोकर ले जाती थी। ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे समझने को मिली, हमें जानकारी मिली। और चित्र 12 में हौद में घोल हिलाने वाला यहाँ खड़ा नीला मजदूर हौद के पर एक घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। यही है पैडल, वो इसी से हौद को हिलाया जाता था। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील को घोल में खड़े रहना पड़ता था। ये भी बहुत बड़ी उस समय की बात है। एक किवन अथवा संग्रहण पात्र वाट को कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला अभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब आते हैं नील विद्रोह और उसके बाद की बात क्या हुई। मार्च 1859 के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों की कसम खा ली कि ना वो तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लिए लठियालों गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमकनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे हुए थे वो हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसे कभी ही होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील की अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 में की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में
इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले इस्डन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। हड्डन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपनी विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्हें रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचार नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलाई पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग में बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को दिखाने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। स्रोत 3 में हम देख रहे हैं, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों ने जवाब इस तरह दिया। WS सिटनकार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तें पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले ने कहा, क्या तुम इस रुपये प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील की खेती नहीं उगाऊँगा। नील आयोग रिपोर्ट खंड 2 और सबूतनामा पृष्ठ संख्या 17 से है। गतिविधियां, कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं और WS सिटनकार आपसे पूछते हैं, रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा वो आप बताएं। अन्यत्र वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन, एक तो दूसरी तरफ हमारा भारत और तीसरी तरफ हमारी वेस्ट इंडीज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट तालाब में कैरिबियन द्वीप पर दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार में लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ एक फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटलर पॉट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। दाएं और दूसरा जो 2 मजदूर नील की लुदकी को बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहा है और अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों को डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर की बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये सारे कुछ यहाँ जो मजदूर है वो काम कर रहे हैं नील की खेतियों पर। नील को कैसे किया जाए, कैसे उसे तैयार किया जाए। फिर से याद करें, रैयत क्या है, महाल क्या है, निज क्या है, रैयती क्या है। रिक्त स्थान को भरें। यूरोप में वर्ल्ड उत्पादक को डैश से अपनी आमदनी का गिरावट खतरा दिखाई देता है। 18वीं सदी के आखिर
में ब्रिटेन ने नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। डैश की खोज में से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग का बुरा असर पड़ा और चंपारण आंदोलन में डैश के खिलाफ था। आइए विचार करें, जिसमें कि तीसरा, स्थानीय बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, माहलवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। और छठी क्वेश्चन है, रैयत नील की खेती के क्यों कतरा रहे थे। और सातवीं क्वेश्चन है कि किस परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। और आठवां क्वेश्चन है, आइए करके देखें चंपारण आंदोलन और उससे महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और क्या जानकारी इकट्ठा करें। और नौवां क्वेश्चन है, भारत में शुरुआती चाय और कॉफी बागानों का इतिहास देखें और ध्यान दें कि इस बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समस्या या फर्क थे, इस पे आप चर्चा कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे आप सुनते रहें, दोबारा सुने, तिबारा सुने, ताकि आपको स्पष्ट हो कि आप एनसीईआरटी को ऑडियो की तरह जरिए भी सुन सकते हैं। आपको इसे अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप सुन के भी इसे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड नाइस डे एंड बेटर।